मंगम्मा की दही और जीवन के पाठ। बेंगलुरु की हलचल भरी सड़कों पर मंगम्मा हर सुबह अपनी दही की टोकरी लेकर निकल पड़ती थी। उसके कदम उतने तेज नहीं थे जितने पहले हुआ करते थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके लंबे जीवन के अनुभवों को दर्शाती थी। वो जानती थी कि उसका दही सबसे अच्छा था और उसकी मुस्कान उतनी ही ताज़ा थी जितनी उसकी दही। एक दिन एक युवा लड़की प्रिया, जो अपनी पढ़ाई के लिए शहर आई थी, मंगम्मा के पास रुकी। नमस्ते अम्मा, प्रिया ने कहा, क्या आपके पास ताज़ा दही है? मंगम्मा ने सिर हिलाया और एक मिट्टी का बर्तन प्रिया को थमाया। हाँ बेटी, यह आज सुबह का है, मंगम्मा ने कहा। जीवन में कुछ चीजें हमेशा ताज़ा और शुद्ध होनी चाहिए, जैसे ये दही और जैसे हमारे इरादे। प्रिया ने दही का स्वाद चखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। ये बहुत स्वादिष्ट है अम्मा। प्रिया अक्सर मंगम्मा के पास दही खरीदने आती थी और धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ती गई। एक दिन प्रिया ने पूछा, अम्मा, आप हमेशा इतनी शांत और खुश कैसे रहती हैं? क्या आपने कभी मुश्किल समय का सामना नहीं किया? मंगम्मा ने एक गहरी सांस ली। मुश्किलें? बेटी, जीवन मुश्किलों से भरा है। जब मैं छोटी थी, मेरे गांव में सूखा पड़ा था। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन मेरे दादाजी ने कहा था, जब तक सांस है तब तक आस है। हमने हर दिन एक एक करके जीना सीखा। हमने सीखा कि थोड़ी सी मेहनत और बहुत सारी उम्मीद के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मैंने तब से ही दही बेचना शुरू किया था ताकि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। प्रिया ने ध्यान से सुना। तो आपकी सलाह क्या है अम्मा? मंगम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी सलाह ये है कि कभी हार मत मानो। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखो और हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहो। जैसे ये दही, मंगम्मा ने अपनी टोकरी की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे बनाने में समय और धैर्य लगता है, लेकिन अंत में ये पोषण और स्वाद देता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। धैर्य रखो, मेहनत करो और तुम अपने सपनों को साकार करोगी। प्रिया ने मंगम्मा को धन्यवाद दिया। उसके शब्द उसके दिल में गहरे उतर गए थे। वो जानती थी कि ये सिर्फ दही नहीं था जो मंगम्मा बेच रही थी, बल्कि वो जीवन का अनुभव, ज्ञान और आशा बेच रही थी। मंगम्मा अपनी दही बेचती रही, हर दिन बेंगलुरु की सड़कों पर अपनी कहानियां और अपनी मुस्कान बिखेरती रही। उसकी दही की तरह उसकी बातें भी ताज़ा और पोषण देने वाली थी, जो हर उस व्यक्ति के दिल में जगह बनाती थी जो सुनने को तैयार था। दृष्टि की नई सुबह। करुणा अपनी बेटी दृष्टि को प्यार से निहारती थी। दृष्टि की आंखें अक्सर कहीं दूर शून्य में खोई रहती थीं और उसके होंठ कुछ ऐसे शब्द बुदबुदाते थे जिन्हें कोई नहीं समझ पाता था। करुणा का दिल हर बार टूट जाता जब वो अपनी बेटी को इस हाल में देखती। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने सलाह दी कि दृष्टि को पागलों के अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। ये सुनकर करुणा का कलेजा मुंह को आ जाता। वो अपनी बेटी को ऐसी जगह कैसे छोड़ सकती थी? उसे लगता था कि वो दृष्टि की देखभाल सबसे अच्छी कर सकती है। करुणा ने कई रातें रोते हुए बिताई, ये सोचते हुए कि क्या वो सही कर रही है। क्या उसका प्यार और देखभाल दृष्टि के लिए काफी थी? कभी कभी दृष्टि अचानक हंसने लगती या रोने लगती और करुणा को समझ नहीं आता कि क्या करे। एक दिन करुणा की पुरानी सहेली मीना उससे मिलने आई। मीना ने बताया कि उसकी एक दूर की रिश्तेदार की बेटी तारा भी दृष्टि जैसी ही हालत में थी। तारा को उसके माता पिता ने एक विशेष अस्पताल में भर्ती कराया था, मीना ने बताया। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन डॉक्टरों और नर्सों ने बहुत मेहनत की। उन्होंने तारा को समझने की कोशिश की। करुणा ने उत्सुकता से पूछा, और अब तारा कैसी है? मीना की आंखों में चमक आ गई। तारा अब बहुत बेहतर है। वो अब बात करती है, हंसती है और अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मीना ने आगे कहा, वो अस्पताल कोई पागलों का अस्पताल नहीं था करुणा। वो एक ऐसी जगह थी जहां विशेषज्ञ थे जो ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए प्रशिक्षित थे। उन्होंने तारा को वो सहारा दिया जिसकी उसे जरूरत थी। तारा के ठीक होने की खबर ने करुणा के मन में आशा की एक नई किरण जगाई। उसने सोचा, अगर तारा ठीक हो सकती है तो मेरी दृष्टि भी क्यों नहीं? ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन ये दृष्टि के भविष्य के लिए था। अगले दिन करुणा ने अस्पताल जाने का फैसला किया। उसका दिल भारी था, लेकिन उसके कदम दृढ़ थे। उसने दृष्टि का हाथ थामा और उसे बताया कि वे एक नई यात्रा पर जा रहे हैं जहां उसे मदद मिलेगी। अस्पताल में करुणा ने देखा कि वहां का माहौल वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। नर्सें मुस्कुरा रही थी और डॉक्टर बच्चों से प्यार से बात कर रहे थे। करुणा को थोड़ी राहत मिली। दृष्टि को विशेषज्ञों की देखरेख में रखा गया। करुणा हर दिन उससे मिलने जाती, उसे कहानियां सुनाती और उसके साथ समय बिताती। धीरे धीरे दृष्टि में छोटे छोटे बदलाव आने लगे।
कई महीनों बाद दृष्टि ने पहली बार करुणा को देखकर मुस्कुराया और माँ कहा। करुणा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी और उसका फैसला सही था। आशा और प्यार ने मिलकर एक नई सुबह लाई थी। मदुरै की आशा। वल्ली अम्माल अपनी छोटी बेटी पाप्पाती को गोद में लिए हुए थी। पाप्पाती का बदन तप रहा था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। गांव के वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए थे। मदुरै जाओ अम्मा, उन्होंने कहा था, वहां बड़े अस्पताल हैं। वल्ली अम्माल के दिल में डर और उम्मीद दोनों थे। एक पुरानी बस में बैठकर वे मदुरै पहुंचे। गांव की शांत गलियों से निकलकर मदुरै की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर वल्ली अम्माल अवाक रह गई। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज भागते वाहन और लोगों का शोर, ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था। बड़े अस्पताल का विशाल भवन वल्ली अम्माल को और भी डरा रहा था। अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे वो किसी भूल भुलैया में आ गई हो। चारों ओर लोग, लंबी कतारें और अनगिनत कमरे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए और किससे बात करे। उसने एक बोर्ड देखा जिस पर कुछ लिखा था, लेकिन वल्ली अम्माल अनपढ़ थी। अक्षर उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे, पर उनका कोई अर्थ नहीं था। उसे लगा जैसे वो एक ऐसी दुनिया में आ गई है जहां हर कोई कुछ जानता है सिवाय उसके। एक काउंटर पर भीड़ कम थी। वल्ली अम्माल हिम्मत करके वहां पहुंची। मेरी बेटी बीमार है, उसने टूटी फूटी तमिल में कहा। काउंटर पर बैठे क्लर्क सुंदर ने उसे एक फॉर्म पकड़ा दिया। इसे भरो, उसने बिना देखे कहा। वल्ली अम्माल ने फॉर्म को देखा। उस पर भी वही अनजाने अक्षर थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कैसे भरेगी इसे? पाप्पाती की सांसें अब और तेज हो गई थीं। वल्ली अम्माल को लगा जैसे समय उसके हाथ से फिसलता जा रहा है। तभी एक नर्स कविता वहां से गुजरी। उसने वल्ली अम्माल के चेहरे पर परेशानी और पाप्पाती की बिगड़ती हालत को देखा। कविता ने रुककर पूछा, क्या हुआ अम्मा? उसकी आवाज में ममता थी। वल्ली अम्माल ने रोते हुए अपनी सारी बात बताई। कविता ने उसे शांत किया और फॉर्म अपने हाथ में ले लिया। उसने धैर्यपूर्वक वल्ली अम्माल से जानकारी पूछी और एक एक करके फॉर्म भर दिया। वल्ली अम्माल के दिल को थोड़ी राहत मिली। कविता ने वल्ली अम्माल को डॉक्टर आनंद के पास ले गई। डॉक्टर ने पाप्पाती की जांच की और तुरंत उसे भर्ती करने का आदेश दिया। वल्ली अम्माल ने राहत की सांस ली। पाप्पाती अब सुरक्षित हाथों में थी। मदुरै शहर ने वल्ली अम्माल को अपनी अनपढ़ता का एहसास कराया था, पर इसी शहर ने उसे कविता जैसी एक दयालु इंसान से भी मिलवाया था। वल्ली अम्माल ने पाप्पाती के माथे पर हाथ फेरा और मन ही मन कविता और डॉक्टर आनंद को धन्यवाद दिया। आशा की एक नई किरण उसके दिल में जगमगा उठी थी। धृति का घोड़ा। एक छोटे से गांव में, जहां हवा में हमेशा ताजी लकड़ी और फूलों की खुशबू घुली रहती थी, धृति नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। गांव के लोग अपनी सुंदर लकड़ी की नक्काशी के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। हर साल गांव में एक खिलौना बनाने की प्रतियोगिता होती थी और धृति का सपना था कि वो उसमें जीते। धृति को खिलौनों से खेलना बहुत पसंद था, लेकिन उन्हें बनाना उतना नहीं आता था। उसके दादाजी वर्धन गांव के सबसे कुशल नक्काशी करने वाले थे। उनकी उंगलियों में जादू था और वे लकड़ी के एक साधारण टुकड़े को जीवन दे देते थे। धृति अक्सर उन्हें काम करते हुए देखती थी। प्रतियोगिता बस कुछ ही हफ्तों दूर थी। धृति ने एक सुंदर घोड़ा बनाने का फैसला किया। उसने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से लकड़ी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन औजार उसके लिए बहुत भारी थे और लकड़ी बहुत सख्त। वो जल्दी ही थक जाती और निराश हो जाती। एक दिन धृति ने अपने दोस्त समीर को देखा। समीर बहुत तेजी से काम कर रहा था और उसका घोड़ा लगभग तैयार था। धृति को लगा कि समीर ने जरूर कोई आसान तरीका ढूंढ लिया है। उसने सोचा, अगर मैं भी समीर की तरह जल्दी कर लूं तो शायद मैं जीत जाऊंगी। धृति ने समीर से पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो? समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बस रोज अभ्यास करता हूं और अपना पूरा मन लगाता हूं। लेकिन धृति ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अभी भी कोई आसान रास्ता ढूंढ रही थी। अगले दिन धृति ने एक पुराना, थोड़ा टूटा हुआ घोड़ा देखा जो उसके दादाजी ने बनाया था। वो सोचने लगी, अगर मैं इसे थोड़ा ठीक करके अपना कह दूं तो कोई नहीं जान पाएगा। ये एक बेईमानी भरा विचार था और उसके दिल में थोड़ी घबराहट हुई। वर्धन दादाजी ने धृति के चेहरे पर परेशानी देखी। उन्होंने उससे पूछा, क्या बात है मेरी बच्ची? धृति ने उन्हें अपने बेईमानी भरे विचार के बारे में बताया। दादाजी ने उसे प्यार से समझाया, ईमानदारी और कड़ी मेहनत ही सच्ची जीत है धृति।
जो काम हम अपने हाथों से करते हैं उसमें हमारी आत्मा होती है। धृति ने दादाजी की बात समझी। उसने तय किया कि वो अपना घोड़ा खुद बनाएगी, चाहे कितनी भी मेहनत लगे। उसने हर दिन अभ्यास किया, छोटे छोटे औजारों से धीरे धीरे लकड़ी को आकार दिया। उसकी उंगलियां दर्द करती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। प्रतियोगिता का दिन आया। धृति ने अपना घोड़ा पेश किया। वो उतना परिपूर्ण नहीं था जितना वर्धन दादाजी का होता, लेकिन वो उसका अपना था। उसमें उसकी कड़ी मेहनत, उसका पसीना और उसकी ईमानदारी थी। जजों ने धृति के प्रयास और उसके घोड़े की अनूठी सुंदरता की सराहना की। धृति ने प्रतियोगिता नहीं जीती, लेकिन उसे एक बहुत बड़ी सीख मिली। उसने सीखा कि सच्ची खुशी और संतोष किसी भी पुरस्कार से बढ़कर होता है, जब वो ईमानदारी और कड़ी मेहनत से आता है। वर्धन दादाजी ने उसे गले लगाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है, मेरी धृति। उस दिन धृति ने न केवल एक खिलौना बनाया, बल्कि अपने लिए एक ईमानदार और मेहनती भविष्य की नींव भी रखी। मेहनती चीकू। एक घने हरे भरे जंगल में, जहाँ पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलते थे और नदियां कलकल करती बहती थी, चीकू नाम का एक शरारती बंदर रहता था। चीकू को खेलना और उछल कूद करना बहुत पसंद था, लेकिन जब बात मेहनत की आती तो वो थोड़ा आलसी हो जाता था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि आने वाले सूखे मौसम के लिए एक बड़ा मजबूत फल भंडार बनाया जाए। सभी जानवर गिलहरियों से लेकर हाथियों तक अपने अपने काम में जुट गए। चीकू भी उत्साह से काम पर लग गया। उसने कुछ मजबूत शाखाएं और रसदार फल इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उसे ये काम उबाऊ लगने लगा। इतनी मेहनत कौन करेगा, उसने सोचा। चीकू ने देखा कि दूसरे जानवर कितनी लगन से काम कर रहे थे। गिलहरियां छोटे छोटे मेवे ला रही थी और हाथी बड़े बड़े लट्ठे ढो रहे थे, लेकिन चीकू ने एक आसान रास्ता निकालने की सोची। उसने सोचा, मैं छोटी और कमजोर शाखाएं इकट्ठा करूंगा और फल भी जो पूरी तरह पके नहीं हैं। इससे मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। उसने जल्दी जल्दी काम निपटाया और खेलने चला गया। जंगल का सबसे बुद्धिमान उल्लू बुधराज ये सब देख रहा था। उसने चीकू को पास बुलाया और प्यार से समझाया, चीकू बेटा, जो काम धैर्य और ईमानदारी से किया जाता है वही टिकाऊ होता है। जल्दबाजी में किया गया काम अक्सर अधूरा रह जाता है। लेकिन चीकू ने बुधराज की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि वो तो अपना काम खत्म कर चुका है और अब खेलने के लिए आजाद है। कुछ दिनों बाद एक जबरदस्त तूफान आया। तेज हवाएं चलीं और मूसलाधार बारिश हुई। तूफान खत्म होने के बाद सभी जानवर फल भंडार देखने गए। जो हिस्से मेहनत से बनाए गए थे वे मजबूती से खड़े थे, लेकिन चीकू का हिस्सा, जहां उसने कमजोर शाखाएं लगाई थीं, ढह गया था। उसके सारे फल जमीन पर बिखर गए और खराब हो गए। चीकू बहुत शर्मिंदा और दुखी हुआ। नयन, जिसने चीकू को देखकर थोड़ा आलस किया था, अब बुधराज की बातों का महत्व समझ गया था। उसने चीकू से कहा, चलो चीकू, हम इसे फिर से बनाते हैं, इस बार और भी मजबूती से। चीकू ने इस बार पूरी लगन और धैर्य से काम किया। उसने सबसे मजबूत शाखाएं चुनी और सबसे पके फल इकट्ठा किए। धीरे धीरे उसका हिस्सा भी मजबूती से खड़ा हो गया। उसने सीखा कि कड़ी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और सच्ची खुशी काम को पूरा करने में होती है, न कि उसे जल्दी खत्म करने में। राजा राजवर्धन और वज्र। एक बहुत दूर के राज्य में, जहां सूरज की किरणें हमेशा चमकती थी और हवा में फूलों की खुशबू घुली रहती थी, वहां एक दयालु राजा राजवर्धन रहते थे। उनका सबसे अच्छा दोस्त था उनका शानदार घोड़ा वज्र। वज्र कोई साधारण घोड़ा नहीं था। वो बहुत समझदार और वफादार था और उसकी आंखें हमेशा राजा राजवर्धन की बातों को समझती थीं। वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। हर सुबह राजा राजवर्धन और वज्र राज्य के हरे भरे मैदानों में सैर पर निकलते थे। वे हवा में उड़ते पंछियों को देखते और बहती नदियों की कलकल सुनते। एक दिन राज्य में एक बड़ी समस्या आ गई। एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई थी जिससे लोग बहुत कमजोर हो रहे थे। वैद्य ने बताया कि इसका इलाज केवल चांदनी फूल से हो सकता है, जो बहुत दूर शीतल पर्वत की चोटी पर मिलता है। शीतल पर्वत तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। रास्ता ऊबड़ खाबड़ और खतरनाक था और किसी ने भी आज तक उस चोटी तक पहुंचने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन राजा राजवर्धन अपनी प्रजा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने तुरंत वज्र को तैयार करने का आदेश दिया। वज्र भी अपनी समझदार आंखों से राजा के इरादे को भांप गया और अपनी पूंछ हिलाकर अपनी सहमति दी।
अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राजा राजवर्धन और वज्र ने अपनी लंबी और खतरनाक यात्रा शुरू की। राज्य के लोग उन्हें विदा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। वे घने जंगलों से गुजरे जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को भी जमीन तक नहीं पहुंचने देते थे। वज्र सावधानी से पत्थरों और जड़ों के ऊपर से चलता रहा। रास्ते में उन्हें एक तेज बहती नदी पार करनी थी। नदी बहुत चौड़ी थी और उसका बहाव भी बहुत तेज था। राजा राजवर्धन को चिंता हुई, लेकिन वज्र ने हिम्मत नहीं हारी। वज्र ने धीरे धीरे नदी में कदम रखा। उसकी मजबूत टांगों ने तेज बहाव का सामना किया और उसने राजा को सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंचा दिया। राजा ने वज्र की पीठ थपथपाई। जैसे जैसे वे शीतल पर्वत के करीब पहुंचे, रास्ता और भी मुश्किल होता गया। हवा ठंडी होती गई और जमीन पथरीली हो गई। एक जगह पर रास्ता इतना संकरा था कि वज्र को बहुत ध्यान से चलना पड़ा। एक तरफ गहरी खाई थी और दूसरी तरफ ऊंची चट्टान। तभी एक बड़ा पत्थर रास्ते में लुढ़क आया। वज्र ने अपनी फुर्ती से राजा को बचाया और खुद को भी सुरक्षित रखा। राजा राजवर्धन ने वज्र की बहादुरी की सराहना की। आखिरकार वे शीतल पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। वहां बर्फीली हवाओं के बीच उन्हें चांदनी फूल दिखा जो चांद की रोशनी में चमक रहा था। राजा राजवर्धन ने सावधानी से फूल तोड़ा और उसे अपने थैले में रख लिया। उन्होंने वज्र की तरफ देखा जो गर्व से खड़ा था। अब वापसी की यात्रा शुरू हुई। फूल मिलने की खुशी में उनकी थकान कम हो गई थी। वज्र भी तेजी से नीचे उतरने लगा। कुछ दिनों बाद वे अपने राज्य वापस आ गए। राज्य के लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने राजा और वज्र का जोरदार स्वागत किया। वैद्य ने चांदनी फूल का इस्तेमाल करके दवा बनाई और जल्द ही सभी बीमार लोग ठीक हो गए। खुशी की लहर दौड़ गई। राजा राजवर्धन ने वज्र को गले लगाया और कहा, मेरे प्यारे दोस्त, ये सब तुम्हारी बहादुरी और वफादारी के कारण ही संभव हो पाया। उस दिन से राजा राजवर्धन और वज्र की दोस्ती की कहानी पूरे राज्य में सुनाई जाने लगी। उन्होंने सिखाया कि हिम्मत, दोस्ती और दयालुता से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। मंगम्मा की दही और जीवन के पाठ। बेंगलुरु की हलचल भरी सड़कों पर मंगम्मा हर सुबह अपनी दही की टोकरी लेकर निकल पड़ती थी। उसके कदम उतने तेज नहीं थे जितने पहले हुआ करते थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके लंबे जीवन के अनुभवों को दर्शाती थी। वो जानती थी कि उसका दही सबसे अच्छा था और उसकी मुस्कान उतनी ही ताज़ा थी जितनी उसकी दही। एक दिन एक युवा लड़की प्रिया, जो अपनी पढ़ाई के लिए शहर आई थी, मंगम्मा के पास रुकी। नमस्ते अम्मा, प्रिया ने कहा, क्या आपके पास ताज़ा दही है? मंगम्मा ने सिर हिलाया और एक मिट्टी का बर्तन प्रिया को थमाया। हाँ बेटी, ये आज सुबह का है, मंगम्मा ने कहा। जीवन में कुछ चीजें हमेशा ताज़ा और शुद्ध होनी चाहिए, जैसे ये दही और जैसे हमारे इरादे। प्रिया ने दही का स्वाद चखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। ये बहुत स्वादिष्ट है अम्मा। प्रिया अक्सर मंगम्मा के पास दही खरीदने आती थी और धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ती गई। एक दिन प्रिया ने पूछा, अम्मा, आप हमेशा इतनी शांत और खुश कैसे रहती हैं? क्या आपने कभी मुश्किल समय का सामना नहीं किया? मंगम्मा ने एक गहरी सांस ली। मुश्किलें? बेटी, जीवन मुश्किलों से भरा है। जब मैं छोटी थी, मेरे गांव में सूखा पड़ा था। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन मेरे दादाजी ने कहा था, जब तक सांस है तब तक आस है। हमने हर दिन एक एक करके जीना सीखा। हमने सीखा कि थोड़ी सी मेहनत और बहुत सारी उम्मीद के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मैंने तब से ही दही बेचना शुरू किया था ताकि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं।